मैं भी अपने हथियारों के साथ तैयार हूं। जी पायल, क्या दिख रहा है आपको? हाँ, शायद अभी शुरू हो जाएगा, देखना। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बार फिर से मैं पायल का स्वागत करता हूं, और सभी किशोर किशोरी जो आज हमारे साथ में जुड़े हुए हैं उनको भी थैंक यू कि आपने टाइम निकाला और इस चर्चा के लिए आप जुड़े हैं। तो जनसंख्या दिवस पे, क्योंकि हमारा काम हिलोर के साथ भी रहा है और फाया के साथ भी रहा है, तो पायल दीदी हम सबके साथ में कुछ शेयर करेंगे जो हमारे अनुभव हैं और इस दिन का क्या महत्व है उसको लेके। पायल, ओ टू यू। बिल्कुल, हम शुरू कर सकते हैं राजदीप जी? जी बिल्कुल। ओके, इसको प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिएगा। ठीक जरूर। है। तो साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबको बहुत बहुत बधाई। आज विश्व जनसंख्या दिवस है और यह दिवस वैश्विक रूप में हर एक देश के लोग मनाते हैं। हम भारत में रहते हैं और हम भारत में इसे मना रहे हैं। जो किसी और देश के हैं, बांग्लादेश के हैं, नेपाल के हैं, पाकिस्तान के हैं, यूएसए के हैं या फिर ब्रिटेन के हैं, सब जगह अपने अपने क्षेत्र में यह दिवस को मनाया जाता है। और इस दिवस को मनाने का एक बहुत बड़ा कारण भी है और हम आज इसी कारण पे चर्चा करेंगे और आप सबसे बातें करने की कोशिश करेंगे। तो सभी लोग, मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप लोग अपना वीडियो ऑन कर लें, क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा सा पेचीदा है और आप लोगों के हाव भाव से पता चल पाएगा कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं। अपने आप को नेट मोड ठीक तो है। आपका वीडियो ऑन कर तो लीजिए। बहुत सारी किशोरियां हम देख पा रहे हैं जुड़ी हुई हैं। हेलो। हेलो। हाँ मैम, गंगा बोल रही हूँ। जी बिल्कुल। हाँ, और मेरे किशोरियां जुड़ गई हैं, लेकिन मैं थोड़ी लेट हो गई थी, ऑफिस गई थी, तो मैं देवल बस स्टैंड पे हूँ। मैं अभी जाके उनके पास पहुंच रही हूँ। कोई बात ठीक नहीं है, तो गंगा। अभी आप जा रहे हो? हाँ, जुड़ गए वो। उपासना, कांतिन, वो जुड़ गए, मुझे दिख रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है मैम। ठीक है, तो आप सभी का एक बार और स्वागत है और सभी को विश्व जनसंख्या दिवस की बधाई। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत जो थी वो 1987 से हुई, यानी कि हमें से आधे से ज्यादा लोग तो तब तक पैदा भी नहीं हुए थे। तब से विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जा रहा है। मनाने का कारण ये है कि जब विश्व के स्तर पे हम जब अपनी जनसंख्या को देखते हैं, तो विश्व के बड़े बड़े लोग जो हैं, उन सब लोगों ने पाया कि हमारी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। और क्योंकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उससे जुड़े हुए जो कारण हैं, यानी कि गरीबी का बढ़ना, स्वास्थ्य सेवाओं का, यानी कि हॉस्पिटल वगैरह अच्छे से मैनेज ना हो पाना, पढ़ाई अच्छे से मैनेज ना हो पाना, जैसे बहुत सारे कारण आने लग गए। तो तब क्या हुआ कि पूरे 179, यानी कि 79, सही बोला ना? हाँ। तो 179 देश एक साथ आए और उन लोगों ने कुछ अपने लिए कुछ टारगेट बनाए। जैसे हम अपनी पढ़ाई के लिए टारगेट बनाते हैं ना, कि अगर मुझे 80% से ज्यादा नंबर चाहिए तो मुझे इस चैप्टर पे इतना समय, इस चैप्टर पे इतना समय और इस चैप्टर पे इतना समय देके खत्म करना ही पड़ेगा, ताकि मैं अच्छा सा एग्जाम लिखूं और मेरे 80% से ऊपर नंबर आए। उसी तरह से पूरे विश्व में 179 देश के लोग एक साथ जुड़े और उन्होंने अपने लिए टारगेट्स बनाए कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को ऐसा करेंगे, हम स्वास्थ्य सेवाओं को वैसा करेंगे, हम शिक्षा में सुधार करेंगे, हम महिलाओं की जो प्रजनन अधिकार है उनके ऊपर बात करेंगे। और इसी तरह से हम लोगों ने अपने लिए, सब देशों ने अपने अपने लिए अलग अलग टारगेट्स रखे। तो और ये टारगेट महिला की जनन अधिकार, पुरुषों के जनन प्रजनन अधिकारों से प्रेरित थे। यानी कि ये
जो ये सारी बातें हैं, ये एक बीमारी नहीं, एक कारण की तरह देखती थी कि बीमारी तो ये है कि हम सेवाओं को सुधार नहीं कर पा रहे, और इसका कारण ये है कि जनसंख्या बढ़ रही है, और इसका कारण ये है कि हम अपनी सुविधाओं और सेवाओं पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। राजदीप जी, आप अगर अगली स्लाइड करेंगे तो। या आप सभी ने अब्दुल कलाम जी का नाम तो सुना ही होगा। ये हमारे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, और उन्होंने एक बार ये बात बोली थी कि विश्व की लगभग आधी से ज्यादा जनसंख्या जो है वो गांव में रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और इनमें से ज्यादातर लोग जो हैं वो गरीब हैं। ऐसी असमानता से, यानी कि इस इनइक्वालिटी से, कुछ अमीर और कुछ गरीब, इस कारण की वजह से मानव का विकास, यानी कि हम सभी का जो विकास है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं ना कहीं वो अशांत हो रहा है, और इसका मुख्य कारण जनसंख्या को उन्होंने बताया। इसीलिए कुछ विश्व के कुछ भागों में हिंसा भी बढ़ी है। तो इन सारी चीजों को जोड़ते हुए अब्दुल कलाम जी ने भी ये बात बोली कि जनसंख्या में नियंत्रण करना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना, ये सारे काम एक साथ होंगे यदि, तब हम कह सकते हैं कि हम अच्छी सुविधाओं को, अच्छी सेवाओं को बना के रख चुके हैं। अब समझने वाली बात है कि विश्व स्तर पर जनसंख्या का दिवस क्यों मनाया जाना चाहिए। राजदीप जी, अगली स्लाइड। बच्चों, सोचो कि आज मैं अपने छोटे से गांव में रहती हूँ, ठीक है, मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी है, और मेरी 18 साल से पहले शादी हो गई है। क्या ये सही है 18 साल से पहले शादी होना? ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल गलत है ना? और 18 से पहले क्यों गलत है? क्योंकि हमारा शरीर तैयार नहीं होता है, हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होते हैं, इसीलिए बोलते हैं ना कि बड़े हो जाओ तभी शादी जैसे संबंधों में जाना चाहिए, है ना? तो अगर मेरी 18 से पहले शादी हो गई है तो हो सकता है कि मैं एक साल में गर्भवती भी हो जाऊं और मेरा एक छोटा बच्चा भी हो जाए, और क्योंकि मेरा शरीर खुद ही तैयार नहीं है तो हो सकता है कि जो मेरा बच्चा पैदा हुआ है वो भी कमजोर होगा, और फिर बड़े होकर के वो भी कमजोर ही होगा, और उसके होने वाले बच्चे भी कहीं ना कहीं अलग अलग तरह से कमजोर ही होंगे, है ना? तो मुझ अकेली की शादी 18 साल से पहले होने की वजह से जब ये मैं विश्व स्तर पे इस बात को देखती हूँ, यानी कि मेरे जैसी और भी लड़कियां मेरे गांव में भी होंगी, मेरे जैसी और लड़कियां, सेट नहीं होगा। हाँ, मेरे जैसे और लड़कियां डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला स्तर पे भी होंगी, राज्य स्तर पे भी होंगी, देश के स्तर पे भी होंगी, और शायद दूसरे देशों में भी मेरे जैसी लड़कियां होंगी, है ना? तो इतनी सारी लड़कियां जो 18 साल से कम शादी कर रही हैं, उनके होने वाले बच्चे, उन बच्चों के होने वाले जो बच्चे, वो कहीं ना कहीं ऐसे हैं कि जो कमजोर हैं और जिनको वो सुविधाएं और सेवाएं नहीं मिली, जो शायद समय में अच्छे एनवायरनमेंट में, यानी हमारे आसपास के माहौल, अच्छे माहौल में यदि वो पैदा होते तो बहुत अच्छा होता, है ना? पर एक मेरे 18 साल से पहले शादी करने की वजह से विश्व स्तर पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, और शायद अगर अकेली मैं सुधर जाऊं या अकेली मैं अपनी शादी को रोकूं और कुछ साल बाद इसको करूं तो शायद मेरा अपना जीवन तो सुधरेगा ही, और जब हम इसको एक विश्व स्तर पे देखते हैं तो वो एक बड़े स्तर पे एक पिक्चर को बदलता हुआ महसूस होता है। अभी हम आंकड़ों पे बात करेंगे कि देखो, एक व्यक्ति की जिंदगी विश्व स्तर पे एक अलग ही पिक्चर बनाती है, और इसको हम समझेंगे। तो राजदीप जी, हमें अगली स्लाइड प्लीज कर दीजिए। आप सभी को ये पिक्चर दिख रही है, ये फोटो दिख रही है बच्चों? तो इस पिक्चर में क्या कहा गया है कि जब पहली बार हमने जनसंख्या को कारण समझा था तो 179 देश एक साथ आए थे, और इन देशों ने अपने लिए टारगेट
जमाए थे, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए किसी एक देश में माना गया कि जल्दी शादी होती है, तो उस देश के लोगों ने प्रण लिया कि हम अपने देश में बाल विवाह यानी कि जल्दी शादी होने को रोकने की कोशिश करेंगे। किसी एक देश में ऐसा था कि बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करे जा रहे थे, तो वहां के देशों ने प्रण लिया कि हम कोशिश करेंगे कि हम अपने स्वास्थ्य की सुविधाओं को, हेल्थ की सुविधाओं को अच्छा करेंगे, ताकि महिलाओं को प्रजनन अधिकार मिल सके, उनको सही समय पे गर्भ निरोधक साधन मिल सके, ताकि ज्यादा बच्चे ना हो और कम समय पे मतलब कम अंतराल में बच्चे ना हो। तो ऐसे ऐसे करके पूरे 179 देश के लोगों ने एक साथ प्रण लिया, और इस प्रण में का प्रभाव ये पड़ा कि 1994 यानी कि आज से 26 साल पहले एक और कॉन्फ्रेंस हुई, एक और मीटिंग हुई, और उस पूरी मीटिंग में खूब सारे देश के एक एक प्रतिनिधि, जैसे भारत से कोई एक जन गया, दूसरे देश से कोई एक जन गया, तो सभी देश के प्रतिनिधि अपनी अपनी प्रण और अपनी अपनी प्रॉब्लम को साथ में लेते हुए गए, और भारत ने भी अपनी तरफ से सारे चीजें, अपनी सारी बातें वहां पर रखी। तो वो 26 साल हमने लगातार काम किया, फाया जैसे प्रोजेक्ट, हिलोर जैसे प्रोजेक्ट्स के द्वारा गांव स्तर पे काम हुआ, सरकारी सेवाएं बदली, नए हॉस्पिटल खुले, आंगनवाड़ी पे गर्भ निरोधक साधन मिलने लगे। कहीं पे अभी भी कमजोरी है, लेकिन हम धीरे धीरे उस पे काम करते जा रहे हैं। आंगनवाड़ी पे खूब सेवाएं सुविधाएं मिलने लगी, महामारी पे सब लोगों ने काम करना शुरू किया। सेफ और सुरक्षित यानी कि सुरक्षित महामारी, सुरक्षित जच्चा बच्चा सेवाएं करने के कारण 26 साल के अंदर हमने ये रिजल्ट देखे कि पहले जहां पूरे विश्व में 54% यानी कि आधी लड़कियां जो थी वो 18 साल से पहले विवाहित होती थी, अब वो कम होकर के 27% रह गया है। तो 27 भी बहुत कम नहीं होता, ये भी ज्यादा होता है, लेकिन सोचो आज से 26 साल पहले हर दूसरी महिला जो थी वो 18 साल से पहले शादी करती थी। ये कितनी घबराने वाली बात है ना, कि अभी हम अगर 10 लड़कियों को एक साथ खड़ा करें, तो 26 साल पहले ऐसा था कि 10 में से 5 लड़कियां, हर दूसरी लड़की जो थी वो 18 साल से पहले शादीशुदा थी। लगातार काम करने के द्वारा, लगातार अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हम लोगों ने काम किया। जैसे फाया में हम प्रजनन अधिकारों पे बात करते हैं, हिलोर में हम लोगों ने बाल विवाह के दुष्परिणाम को और इन सब के ऊपर सब लड़कियों के साथ चर्चा करी। सरकार ने आंगनवाड़ी वर्कर, जो आंगनवाड़ी दीदी है हमारी, एएनएम बहन जी और आशा सहयोगिनी, इन सभी से के साथ मिलकर के सब लोगों ने अपनी अपनी तरफ से प्रयत्न किए। तो आज विश्व स्तर पर हम देख पा रहे हैं कि ये 26% हो गया है, 50 से सीधे 26, और 26 कब नहीं है, ये भी अभी ज्यादा है। हमें तो बिल्कुल 0 लाना है। हमको चाहिए कि 18 साल से पहले कोई शादी ना करे। तो ये एक हमारा आंकड़ा कहता है कि हम बिल्कुल आधा हो गए थे बाल विवाह के क्रम में। अभी हम दूसरी स्लाइड में देखेंगे राजदीप जी। हाँ, फिर जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि अगर शादी पहले होती है तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि अगर वो लड़की गर्भवती हो जाती है तो या तो उसका गर्भ मतलब झापा खराब हो जाता है, या फिर वो उसके खुद के स्वास्थ्य पे खराब हो जाता है, वो भी मर सकती है, बच्चा भी मर सकता है। तो गरीब देशों में, गरीब स्थानों में ये चीज बहुत ज्यादा देखी जाती है कि बच्चे पैदा करते समय माँ की मृत्यु हो जाए, और ये सिर्फ उस माँ के खाने पीने या उस माँ के दवाई न लेने की वजह से नहीं है, ये इस वजह से भी है कि वहां की, उस जगह की, उस गांव की स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं, यानी कि हॉस्पिटल में कैसे ट्रीटमेंट हो, कैसे हैं, हॉस्पिटल कितना दूर है, वहां जा पा रहे हैं कि नहीं जा पा रहे हैं, ऐसी ऐसी तरह तरह की समस्याओं
पायल, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई है शायद। 26 साल पहले हम देखें तो जो मातृ मृत्यु दर था, मतलब कि 1 लाख महिलाओं में 424 महिलाएं जो थी, उनकी मृत्यु हो जाती थी सिर्फ बच्चा पैदा करते समय। ये आंकड़ा जो है पिछले साल तक कम होकर के 130 आया। भारत में भी 124 आंकड़ा हमारा चल रहा है। आवाज बंद। जैसे हम विश्व जनसंख्या दिवस की बात बोलूं। म्यूट कर दें। हाँ, और जैसे हमने बाल विवाह वाली बात पे भी ये बात मानी है कि बाल विवाह भी 0 होना चाहिए। अभी हम लोग बहुत पीछे चल रहे हैं ना। राजस्थान में हम लोग सबसे मतलब कहो तो राजस्थान में बहुत ज्यादा बाल विवाह होते हैं, तो हमको तो 0 पे पहुंच। और अगर हम देखें तो पिछले साल तक विश्व स्तर पर ये 26% था, 27% था, तो हमें 0 पे पहुंचना है। उसी तरह से मातृ मृत्यु दर, इसको भी हमें 0 पे लाना है, और अभी हम 124 पे हैं। तो धीरे धीरे हम यदि काम करेंगे, लगातार हर तरह से काम करेंगे, हमारे जतन जैसी संस्थाएं गांव स्तर पे काम करेगी, जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं वो सुधार होंगे, उनमें लोगों की सोच में सुधार होगा, तो धीरे धीरे ये जो आंकड़ा है ना, जो अभी हमें 130 विश्व में दिख रहा है, भारत में ही 124 है, तो ये हमारा किसी एक दिन 0 भी हो सकता है। पर ये अच्छा सुधार है कि हम 26 साल में हम लगभग आधे तक पहुंच चुके हैं। एक और आंकड़ा देखते हैं हम, राजदीप जी। एक और आंकड़ा, ये आंकड़ा बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया है कि औसतन आज से 26 साल पहले एक महिला 4 बच्चों को जन्म देती थी, लगभग औसतन, है ना। ये कम होकर के अब 2 हो गया है, तो ये भी लगभग लगभग हमारा आधा हुआ है। और इसको, ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बताता है कि कितने हमारे बच्चे पूरे साल भर में पैदा हुए और कितना जनसंख्या हमारे देश की साल भर में बढ़ी। तो ये तीनों ही आंकड़े देख करके हम लोगों ने ये बात समझी कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास की स्वास्थ्य सेवाएं और हम सबकी जो सोच है, उन सब के द्वारा हम लोगों ने इन 26 सालों में अपने आंकड़ों को, जो खराब आंकड़े थे, उनको सुधार में लाया है। अब देखो अगली स्लाइड। अब ऐसा है कि हमने सुधार धीरे धीरे किया है और 26 साल में हमने काफी सुधार किया है। लेकिन राजदीप जी अगली स्लाइड। लेकिन अब हम सबको पता है क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना के आते ही हम देख रहे हैं कि स्कूल बंद हो गए, आंगनबाड़ी पता नहीं चल रही है कि नहीं चल रही है, हमारा आना जाना बंद हो गया है। कहाँ हम पहले रोज कॉलेज या स्कूल जाया करते थे, कभी हमें कोई भी बीमारी होती थी तो हम लोग बिना झिझके डॉक्टर के पास जाते थे। अब जैसे ही कोरोना आ गया है, ये एक ऐसी बीमारी है जो अभी तक किसी ने भी नहीं, ये अभी तक कभी भी नहीं हुई थी, है ना। पिछले इस साल मार्च से हमने अपने देश में देखा कि लॉकडाउन भी हो गया है। लॉकडाउन को हिंदी में कहते हैं तालाबंदी, ठीक है। तो लॉकडाउन भी हो गया है। तो इतनी सारी चीजें जो हैं हम सबके साथ पहली बार हो रही है। अब हम ऐसे नहीं है कि अगर हमारे पेट दुख रहा है तो हम सीधे हॉस्पिटल चले जाएं। कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में डर रहता है कि अरे नहीं, हॉस्पिटल में कोई मिल गया, कुछ किसी ने छू लिया तो ये जो डर है, इस डर ने कहीं ना कहीं हम लोगों को बहुत पीछे कर दिया है। स्कूल का, आंगनवाड़ी का एक्टिव ना होना, उनका सुचारू रूप से ना चलना की वजह से बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो जो लड़की हर महीने 2 पैड लेने के लिए आंगनवाड़ी वर्कर दीदी के पास जाती थी, वो अब कम हो गया है, वो बंद हो गया है, क्योंकि पैड की स्टॉक आगे से खत्म हो गई है ना। उसी तरह से जो महिला या जो किशोरी अपने पार्टनर के लिए आंगनवाड़ी वर्कर दीदी से कॉन्डम या फिर गोली की डिमांड करती थी, वो धीरे धीरे कम हो गई है। तो कहीं ना कहीं इस तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन की वजह से हम लोगों के जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। हम एकदम से हमारा बाहर निकलना, एकदम से हमारा अलग अलग सेवाओं को लेना कम हो गया है।
महामारी तो सीधे सीधे एक ऐसा कारण है जो हम सब देख पा रहे हैं कि शुरुआत में जब हमारा 1 महीने के लिए लॉकडाउन हुआ था, तो हम घर से ही जुगाड़ करके, घर से ही कपड़े का पैड बना करके, घर से ही अलग अलग जुगाड़ करके अपनी महामारी को चला रहे थे। लेकिन ये तो फिर भी कहो तो एक बारी महामारी है। पर उन महिलाओं का सोचो जो बच्चा नहीं चाहते, लेकिन उनको कॉन्डम या फिर गर्भ निरोधक साधन नहीं मिल पाए। तो ये अपने आप में एक ऐसी समस्या है। और एक संस्था है बच्चों जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या कोष, यानी कि UNFPA। UNFPA के साथ जतन ने मिलकर के हिलोर परियोजना को भी चलाया था। तो UNFPA का ये आंकड़ा कहता है कि अगर 6 महीने तक हमारे पूरे देश में लॉकडाउन हो गया या तालाबंदी हो गई, तो लगभग 4,70,00,000 महिलाएं जो कि गरीब और पिछड़े वर्ग में रहती हैं, किशोरियां जो गरीब और पिछड़ी हैं, वहां तक गर्भ निरोधक साधन नहीं पहुंच पाएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है, ये अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर ऐसा होता है तो अभी तक जो मैंने बताया ना कि हमने 3 आंकड़े देखे कि हमने सीधे 50% से आप 26% पे आ गए बाल विवाह के मुद्दे पे। हम सीधे सीधे मातृ मृत्यु दर हमारा सुधरा। पर अगर ये तालाबंदी, ये लॉकडाउन आगे चलता रहता है या आगे चलता रहता है, या फिर किसी कारण से कोरोना और फैलता है या कुछ होता है, तो करीब 4,70,00,000 यानी कि लगभग 5 करोड़ महिलाएं हैं जो सीधे सीधे, किशोरियां हैं जो सीधे सीधे प्रभावित होंगी। और हमने ये बात समझी भी है कि घर में रहना आसान भी नहीं था। जब हम घर में अंदर रह रहे थे तो अलग अलग तरह की महिलाओं पे हिंसा और अलग अलग तरह की बातें भी हमारे सबके सामने आई थी। तो कोरोना ने कहीं ना कहीं एक ऐसा हम सभी के आसपास एक तरह का डर बना दिया है, जो हमको हम अनिश्चित हैं कि आगे पता नहीं क्या होगा। कहीं ये ना हो जाए कि कोरोना के चलते हमने अभी तक जितने भी सुधार किए थे उन सब पे पानी फिरने लगे। इसीलिए इस साल, जैसे कि हर साल हम लोग जनसंख्या दिवस मनाते हैं, इस साल जनसंख्या दिवस मनाने का एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और कारण ये है कि कोरोना के चलते हम अपनी सारे अधिकारों और संरक्षणों को बचा के रखें। तो हम लोग अपनी अगली स्लाइड में जाएंगे, राजदीप जी। तो बच्चों, हर साल हम जनसंख्या दिवस के लिए एक थीम को चुनते हैं। यानी कि वैसे तो हमने अपने लिए 2030 तक सब लोगों ने टारगेट बना रखे हैं। जो 170, जो मैं बोल रही हूँ ना, 179 देश के लोगों ने अपने अपने लिए टारगेट बनाए हैं कि हमें ये करना है, हमें ये करना है, सरकार को ये करना है, संस्थाओं को ये करना है, महिलाओं को ये करना है, बच्चों को ये करना है। तो ये जो टारगेट बनाए हैं ना, ये टारगेट हमने 2030 यानी कि आगे आने वाले 10 साल तक के लिए बनाए हुए हैं। और हर साल एक थीम यानी कि एक विषय को लेकर के हम उस पे बहुत बहुत सटीक रूप से काम करते हैं। पिछले साल इसकी थीम, जनसंख्या दिवस की थीम थी कि हम जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं उसी तेजी से हम बाल विवाह को कम करेंगे, मातृ मृत्यु दर को कम करेंगे, और बच्चों की और किशोरियों की प्रजनन स्वास्थ्य को और उनके माहवारी स्वास्थ्य पे काम करेंगे। कोरोना के आते ही हमने इस साल पूरे विश्व ने की है कि हमें कोविड-19 यानी कि कोरोना की रोकथाम करनी है। और हमें इस पूरे साल इस बात पे विचार करना है कि अब महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे की जाए। और ये अकेले एक जन का काम नहीं है या अकेले एक देश का काम नहीं है, ये काम है हम सबका मिलकर के करना। और इसीलिए अब हम समझते हैं कि साल भर मैं अगर अपने जीवन की इन सारी बातों को ध्यान रख दूं, तो सीधे सीधे अगर मैं ध्यान रख रही हूँ, मेरे जैसे सभी ध्यान रख रहे हैं, तो मेरे गांव, मेरे जिले और मेरे राज्य और फिर मेरे पूरे देश उस एक साल भर के एजेंडे बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो समझें कि ये जो 2030 तक का एजेंडा था, उसका
आने वाले जो 10 साल हैं वो पूरे के पूरे एक्शन पे होंगे, यानी कि कार्रवाई पे होंगे। तो इस साल हमको ध्यान रखना है कि कोरोना से अपना बचाव करना है, और आगे जो ये हमने ये स्लाइड में भी हमने कुछ कुछ बातें लिखी है, इन सभी पे हमें काम करना है। पहला काम तो ये कि हम जेंडर आधारित हिंसा, यानी कि महिलाओं और किशोरियों का पुरुषों और आदमियों के साथ जो भेदभाव होता है, उस भेदभाव पे, उस हिंसा पे काम करना है, उसकी रोकथाम करनी है। और जो ऐसी चीजें हम सबके लिए बनी हैं कि लड़कियों को ये नहीं करना चाहिए, लड़कियों को वो नहीं करना चाहिए, लड़के यहाँ घूम सकते हैं, लड़के वहां घूम सकते हैं, इस तरह के भेदभाव से हमें बचना है। और पुरुषों द्वारा, लोगों द्वारा महिलाओं पे जो होना, या फिर पुरुषों पे या महिलाओं पे सिर्फ उनके लिंग के आधार पर हिंसा होना, इसको रोकना है। दूसरी चीज ये कि जो हम हमेशा अभी निरंतर करते भी आए हैं कि संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं, जिसमें हमारा अपना स्वास्थ्य, माताओं का स्वास्थ्य, जो महिलाएं, जो औरतें गर्भवती हैं उनका स्वास्थ्य, इन सभी स्वास्थ्य पे ध्यान देना है, उनकी देखभाल करनी है और ख्याल रखना है। और 18 साल से पहले ना शादी करनी है और ना ही गर्भवती होना है। तीसरा कि हमें जो भी हमारा हॉस्पिटल की सेवाएं हैं उनको पूरा सहयोग देना है। याद है हम हमारे जब हम किसी को फोन करते हैं तब आता है कि ध्यान रहे, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। कि हमें ना तो बीमार से लड़ना है और ना ही डॉक्टर और जो हमारे कोरोना वॉरियर हैं उन सबसे किसी भी तरह से का भी भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि अगर वो स्वस्थ रहेंगे, हमारा स्वस्थ होना तो सीधे सीधे उन पे निर्भर करता है। और उनके साथ हमारा व्यवहार जो है वो कहीं ना कहीं पूरा जो हमारा हॉस्पिटल है, हमारे जो अस्पताल हैं, उन सब की प्रणाली को मजबूत करेगा, कमजोर नहीं करेगा। तो हमें अकेले व्यक्ति ने तो इन बातों का ध्यान रखना है। बहुत जरूरी बात एक ये है कि हम लोगों को मिलकर काम करना है। मिलकर काम करने का मतलब घर में भी शांति बना के रखनी है, कोई झगड़े नहीं करने हैं। अगर घर में कोई घर में किसी को हिंसा कर रहा है तो इसकी शिकायत भी करनी है, उससे निवारण भी करना है। हमें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है, हमें कोरोना से भी बचाव रखना है, हमें अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना है। और इन सब में हमारी मदद कर सकते हैं अलग अलग लोग, जैसे कि सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर दीदी, हमारी आशा सहयोगिनी दीदी, हमारे पड़ोसी, साथ ही साथ इसमें हमारी मदद कर सकती हैं जतन संस्था, साथ ही साथ मदद कर सकती हैं वो दीदी और भैया जो आपके घर, आपके आसपास रोज आते हैं और अलग अलग तरह की जानकारियां देते हैं। तो सब लोगों को मिलकर के इन सब बातों से लड़ना है। और अगर अकेले व्यक्ति का भी हमने ध्यान रख लिया तो एक एक करके हम अनेक हो जाते हैं और विश्व स्तर पर भारत की स्थिति सुधरती है। और साथ ही साथ लास्ट चीज ये कि हम लोगों को खुद जागरूक रहना है और हमेशा सतर्क रहना है। आंख कान नाक बिल्कुल खोल के रखने हैं कि नहीं, वैसे तो ढकना है मास्क से, लेकिन बिल्कुल ऐसे जागरूक रहो कि आसपास क्या हो रहा है, यदि कहीं कुछ गलत हो रहा है। अगर मेरे पड़ोस में शादी में 50 लोग से ज्यादा लोग आए हैं तो पुलिस को खबर कर देनी है, क्योंकि वो ना सिर्फ अपने जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं, हमारी जिंदगियों को भी खतरे में डाल रहे हैं। तो हमें ये निगरानी ऐसी रखनी है कि हम अपना भी और दूसरों का भी कोविड-19 से यानी कि कोरोना से बचाव कर सके। और अंत में एक बात हम ये ध्यान रखें कि ये आज का दिन जो है ये हमें याद दिलाने के लिए है कि हम अकेले नहीं हैं, हम एक एक करके पूरे विश्व की स्थिति को सुधारते हैं। सोचो, एक ही व्यक्ति तो था जिसकी वजह से कोरोना पूरे विश्व में फैला, तो अगर एक व्यक्ति में भी सुधार होता है और हर व्यक्ति ये बात सोच ले कि मैं सुरक्षित रहूंगी, मैं सुरक्षित रहूंगा और दूसरों को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करूंगा, तो पूरे विश्व स्तर पर हम कोरोना से भी लड़ सकेंगे। और कोरोना से होने वाली अलग बीमारियां, अलग दिक्कतें जो हमने अभी पहले भी देखी कि कोरोना अगर रहा और लॉकडाउन रहा तो इतनी सारी महिलाओं, लगभग कितनी 4 करोड़ 70
लाख महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य पे सीधे सीधे असर पड़ रहा था। तो अगर हम अकेले अपना ध्यान और अपने आसपास वालों का ध्यान रखेंगे और सब लोग ऐसा ही सोचेंगे, तो विश्व स्तर पर हम कोरोना से भी मुक्ति पाएंगे। और जो हमने सभी विश्व के लोगों ने अब एक अच्छे जीवन के लिए हम जो टारगेट बनाए हैं कि हम स्वस्थ रहें, जनसंख्या का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें और विकास की तरफ आगे बढ़ें, इन सब चीजों के बारे में हम सोच सकेंगे। तो आज का दिन बच्चों पूरा का पूरा डेडिकेटेड है इस चीज के लिए कि हम कोरोना से लड़ते हुए कैसे अपने और अपने आसपास के लोगों के प्रजनन स्वास्थ्य, आसपास के लोगों के भावी स्वास्थ्य और हिंसा मुक्त आसपास का वातावरण कर पाएंगे। तो इसमें बातों का ध्यान रखना जरूरी है कि हम अपनी आंगनबाड़ी वर्कर दीदी और इन सब तक भी अपनी जो समस्याएं हैं उनको पहुंचाएं कि हमें पैड कहाँ से मिलेंगे। अगर हम उनको बोलेंगे तो वो आगे जाकर के बोलेंगे और ऐसे करके हमारे सिस्टम में डिमांड आएगी। हम उनसे बोलें कि कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों जैसे साधन जो हम लोगों को आंगनबाड़ी केंद्र पे मिलते थे, हमको वापस उसको चाहिए और हमको अपने और अपने आसपास होने वाले बाल विवाह और इन सब के ऊपर रोकथाम करने पर काम करना है। तो जैसे ही अगर हम इन सारे मुद्दों को एक साथ जोड़ते हुए देखेंगे तो हम पाएंगे कि जनसंख्या दिवस हमको सिखाता है कि हमें सुरक्षित रहना है, हमें स्वस्थ रहना है और हमें प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर और जागरूक रहना है। तो आशा है आप लोगों को बातें मेरी समझ आई होंगी। मैं आप सबसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप कुछ पूछना चाहते हैं? कोई ऐसी बात जो आपको लगता है कि मुझे समझ नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूंगी। मैं जरूर आप सबसे जानना चाहूंगी कि इतनी सारी बातें जो मैंने बोली, क्या बीच में सिग्नल तो नहीं चला गया था? तो एक बारी अगर मुझे आप बता दें, मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ और अगर कोई सवाल हो तो वो लेना चाहती हूँ। थैंक यू पायल। सिग्नल एक्चुअली मेरी तरफ से चला गया था तो बीच में मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया था, बट आई होप कि सभी ने आपकी बात को पूरा प्रॉपर्ली सुना है। तो अच्छा, आज का सत्र कैसा लगा? ऐसे या ऐसे करके बता दो मुझे, ऐसा या ऐसा? अच्छी लगी मैडम। अच्छी लगी? तो अच्छा, मुझे एक बात जानना है कि क्या कोई ऐसी बात है जिसके बारे में आप थोड़ी और जानकारी जानना चाहते हैं? जनसंख्या नहीं। अच्छा। अच्छा, तो मैं एक चीज जरूर जोड़ूंगा पायल की बात में कि आप में से जो साथी डूंगरपुर से जुड़े हैं ना, आपको पता है कि आप कितने लोग हैं डूंगरपुर में? कोई बता सकता है कितने किशोर किशोरी हैं हमारे यहाँ? सर मेरे साथ तो 6 जने हैं। बहुत बढ़िया, उधर तो पता नहीं। बहुत बढ़िया गंगा। तो अगर डूंगरपुर की बात करें ना गंगा, हाँ। डूंगरपुर की टोटल जनसंख्या का जो किशोर किशोरी हैं वो 23% है। कितना है? अच्छा, 23%। और यही हमारे राष्ट्र का भी प्रतिशत है। मतलब अगर भारत की भी बात करें तो 23% हमारा अडोलसेंट का नंबर है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिले का जो है और राष्ट्र का है वो सेम है। और सबसे अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में जब आपकी शिक्षा पूरी हो जाएगी तो आप जब वापस काम के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाओगे तो हमारे पास बहुत अच्छा नंबर है जो कि राष्ट्र निर्माण के लिए अपनी भूमिका बनाएगा। तो अब ये चीजें कैसे हम प्रोडक्टिव कर सकते हैं वो जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। तो हाँ सर, मैंने सोचा कि आपके साथ कितनी जुड़ी है ये मैंने दिमाग में ले लिया। बाकी प्रतिशत यू का वो अपने उसमें एनुअल बॉक्स में वो उसमें लिखा हुआ है 23%। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, कोई बात नहीं, आपने जो समझा वो भी सही समझा। तो अगर किसी का प्रश्न नहीं हो तो हम आज की मीटिंग को यहीं पे विराम देते हैं। और जो पायल दीदी ने चीजें बोली हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हम सब इन सभी मुद्दों के ऊपर काम कर रहे हैं, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के ऊपर भी काम कर रहे हैं। हिलोर में भी जब हमने प्रोग्राम किया था तो आपने पायल दीदी और उनकी टीम से नीलू जी, प्रियंका जी, सॉरी प्रियंका नहीं, नीलू, पिंकी और अर्जुन सिंह जी, इनके सपोर्ट से आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं।
तो बस इन सब को प्रैक्टिकली हमें अमल में लाना है, वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो विश्व जनसंख्या दिवस, हाँ, हाँ विश्व प्लीज। जनसंख्या दिवस कहीं ना कहीं हमको सिखाता है कि हम अकेले अपने जीवन में भी सुधार कर लेते हैं तो विश्व रूप में, पूरे विश्व स्तर पे पिक्चर बिल्कुल सुधर जाती है, बिल्कुल बदल जाती है। तो अगर जो भी किशोर किशोरियां हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझें कि कई बार लगता है ना कि मैं अकेले ही तो कर रही हूँ, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे जैसे और भी लोग अगर यही काम कर रहे होंगे तो एकदम से पिक्चर गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है। मान लो इसका एक उदाहरण लेते हैं कि मेरे पास मैंने एक बिस्किट खाया और बिस्किट का पैकेट को गली में एक फेंक दिया और मैंने सोचा कि एक ही पैकेट तो है, क्या फर्क पड़ता है, गली तो अभी भी साफ है। फिर कोई दूसरा आया, उसने देखा अरे एक पड़ा हुआ है, मैं भी डाल देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा और कोई नोटिस नहीं करेगा, साफ हो जाएगा। और यही सोचते सोचते देखें 3 दिन बाद हम देखते हैं तो वहां पे उस जगह कचरे का पूरा ढेर लग जाता है और हम देखते हैं कि अरे 3 दिन पहले तो बिल्कुल साफ था, एक भी कचरा नहीं था। एक एक करके पूरा कचरा कचरा उस गली में हो गया। सोचो, ये तो हमने एक छोटा सा उदाहरण देखा जो हम अपने आसपास भी देखते हैं। अगर आज हम अपने अंदर अपने जीवन में अलग एक सकारात्मक, एक पॉजिटिव सुधार करते हैं, अपने आसपास में पॉजिटिव सुधार करते हैं, तो मेरा घर, मेरी गली, मेरा मोहल्ला, फिर मेरा पूरा गांव, फिर मेरा पूरा ब्लॉक, फिर मेरा पूरा जिला, फिर मेरा पूरा राज्य और पूरा देश और विश्व स्तर, एक एक करके हम अनेक हुए हैं। और अनेक अनेक जो हम हैं वो जब एक एक व्यक्ति अलग अलग अपने अपने जीवनों में सुधार करता है तो सीधे सीधे विश्व स्तर पे इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो पॉपुलेशन दिवस हमको ये बात सिखाता है कि हम अलग नहीं है, विश्व और हम अलग नहीं है, हम इसका भाग है और ये हमारा भाग है। तो हमें कोरोना से बचना है, हमें अपने प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जितनी जानकारी मिल सके उतनी लेनी है और हमारे पास के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको उनसे डिमांड करनी है कि मुझे गर्भ निरोधक गोली कहाँ से मिलेगी, मुझे पैड कहाँ से मिलेंगी, मुझे कंडोम कहाँ से मिलेंगे, कंडोम का प्रयोग कैसे करते हैं, ये सारी बातें हमें जानकारी करनी पड़ेगी ताकि हम आने वाले समय में एक बेहतर नागरिक के रूप से तैयार हो। और जो आज से 26 साल पहले इसकी स्थिति थी विश्व की कि हर दूसरी महिला जो है वो 18 साल से कम थी, शादीशुदा थी, तो ऐसी स्थिति वापस दोबारा ना आ जाए और इसको हमको कहाँ पे लाना है, 0 पे लाना है। तो इसके लिए हमें खुद भी प्रयास करने हैं और अपने आसपास भी प्रयास करने हैं, बिना ये बात सोचे कि आसपास से मेरा क्या लेना। ठीक है, मेरे ख्याल से ओम प्रकाश ने हाथ खड़ा किया है, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। ओम प्रकाश की टीम से कोई है जो बात करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अपने और राजस्थान में किशोर और किशोरियों की कितनी जनसंख्या है? 23%। जनसंख्या का मोटा मोटी 23-24% ही हमारे किशोर किशोरी होते हैं। शायद वो 23.2, 23.7 हो या 24.1 हो, लेकिन 23-24% के आसपास हमारे पूरे जगह की किशोर किशोरियां मिलाकर के होते हैं। अब मान लो 23-24% अगर हम टोटल एडोलेसेंट्स बोल रहे हैं, टोटल किशोर किशोरियां बोल रहे हैं, तो किशोर कितने हुए, किशोरियां कितनी हुई, मोटा मोटी कौन बताएगा? इसकी जस्ट आधी, इसकी लगभग लगभग आधी। हाँ। है ना, जस्ट पता नहीं लेकिन हाँ लगभग लगभग आधी, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं और पुरुषों का जो अनुपात है वो 49 और 51 है मोटा मोटी, तो लगभग लगभग आधी। तो यानी कि पूरे देश की कितनी हुई, लगभग 12-12.5% आबादी किशोरियां है और 12.5% किशोरी जनसंख्या किशोरों की है। ओके मैम, थैंक यू प्रश्न पूछने के लिए। और तो हमारे साथ में और हमारे कोई साथी जी, और तो कोई प्रश्न है? ओके,
तो गोगुंदा और डूंगरपुर से जो हमारे सभी किशोर किशोरी जुड़े हैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूँ कि आज जो खेरवाड़ा से भी जुड़ी है। अच्छा, खेरवाड़ा से भी हैं। ओके, एक्चुअली जो खेरवाड़ा हमने मेंशन किया वो हमारे डूंगरपुर का एक पार्ट है, मतलब एक गांव है। नहीं, चंद्रा ने खेरवाड़ा की किशोरियों को भी ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो खेरवाड़ा की किशोर किशोरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और चंद्रा, नीलू, पिंकी, अर्जुन सिंह जी और अंजू और हमारे सभी क्लस्टर कोऑर्डिनेटर जो हमारे साथ में जुड़े हैं और जिन्होंने किशोर किशोरों को बहुत कम समय में हमारे साथ में जोड़ा, उन सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास तौर पे पायल का थैंक यू कि पायल आपने हम सबका आज ज्ञानवर्धन किया, एक जानकारी हमें दी है और मैं आशा करता हूँ कि ये सभी के लिए काम आएगी। और सब थोड़ा सा इन मुद्दों पे मुखर होके आत्मविश्वास के साथ में बात करेंगे, चाहे वो प्रजनन स्वास्थ्य हो, यौन स्वास्थ्य हो या फिर साधनों की उपलब्धता हो, उन सारी चीजों के ऊपर। तो आप सभी का दिन बहुत अच्छा रहे और इन मुद्दों पे थोड़ी सी अपनी समझ बढ़ाएं। कभी भी कोई प्रश्न हो तो हमारे जितने भी साथी आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे आप प्रश्न कर सकते हैं। थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद सर, बाय।